Hello everybody, welcome to HR World. Today I am going to discuss another law or act you can say, that is Payment of Wages Act 1936. So I will be discussing all the details about this act one by one. So first of all, when we talk about Payment of Wages Act, what is the purpose and why this act was made? The Payment of Wages Act 1936 came into the force on 21st April 1936. तो मतलब ये आज़ादी के पहले ये कानून बन गई थी और दिस एक्ट वाज पास टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेज फॉर सर्टेन क्लासेज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री में कुछ लोगों के लिए ही अप्लाई थी, मतलब बेसिकली मैनेजरियल क्लास के लोगों के लिए नहीं थी, वर्कर्स के लिए थी। इट इंश्योर्स पेमेंट ऑफ वेजेज इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो बेसिकली जैसा इसका नाम है पेमेंट ऑफ वेजेज, तो पेमेंट ऑफ वेजेज का मतलब ये हुआ कि भुगतान कैसे किया जाएगा, भुगतान करने का तरीका क्या होगा और किस समय पे किया जाएगा, 1 महीने में किया जाएगा, 2 महीने में किया जाएगा, ये सारे डिटेल्स जो थे इस एक्ट के अंदर बताए गए। और कौन सी ऐसी पार्ट है सैलरी की जिसे या वेजेस की जिसे एम्प्लॉयर डिडक्ट कर सकता है, काट सकता है या नहीं काट सकता है, कौन से ऑथराइज है, कौन सा अनऑथराइज है, इन सभी डिटेल्स के बारे में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में बताया गया। और ये अभी भी रेलिवेंट है और ये इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी अभी भी है। So the Payment of Wages Act 1936 I am going to discuss. So what are the objects of this act? इस एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या थे? To regulate the payment of wages to certain class of employed person. तो जैसा मैंने बताया कि सभी लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कुछ लोगों पे एप्लीकेबल होता है। और इसके रेगुलेशन के दो बेसिक पर्पस थे। द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होगी, किस तारीख तक भुगतान होगी मजदूरी की, और वेजेस से डिडक्शंस कौन से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पेमेंट का तरीका क्या हो सकता है, ये सारी डिटेल्स के बारे में बात इस एक्ट में की गई। उसके अलावा टू इंश्योर पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन्स हु कवर्ड बाय द एक्ट, सर्टेन अदर प्रोविजंस हैव बीन मेड इन दिस एक्ट। तो इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है, तो ये जो पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं फैक्ट्री में उन पर एप्लीकेबल होती है। पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन एनी रेलवे बाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर। पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू जी ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2। तो ये सारे डिटेल्स हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उन पे ये लागू होता है। बट इसकी एक कंडीशन है कि वो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी 24,000 रुपये से नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, 24,000 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। तो अगर किसी की सैलरी 25,000 है तो वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये अमेंडमेंट जो किया गया लेटेस्ट है, इसके बाद गवर्नमेंट चाहे तो उसे फिर बढ़ा सकती है, बट अभी तक के हिसाब से 24,000 रुपये है। अब वेजेज का मतलब क्या है, कई बार इसके बाद में कन्फ्यूजन होता है। तो वेजेज इंक्लूड्स ऑल रेमुनरेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड which would if the terms of employment expressed or implied were fulfilled by payable to a person employed in respect of his employment or work done in such employment and includes the earnest allowances। इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, आप जो काम कर रहे हो और उस काम करने के बदले जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं वो आपकी मजदूरी में आती है, वेजेज में आता है। और इस पर हम डियरनेस अलाउंसेज, महंगाई भत्ते को इंक्लूड करते हैं। बट इसके अलावा जो आपके अलाउंसेज होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेज होते हैं, फूड अलाउंसेज होते हैं, बोनस होती है, इन सभी चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ऐसा तो ये सभी एक्ट्स के बारे में है, बट इस चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम वेजेज और सैलरी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेज। बेसिक पे जो आपको काम करने के लिए मिलता है, जो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल के हिसाब से जिस बात पे जो तय होती है सैलरी की, भाई इसे इतनी मजदूरी मिलेगी या सैलरी मिलेगी इस जॉब के लिए, वो आपकी बेसिक वेज होती है। और उसके अलावा आपको महंगाई का असर कम करने के लिए आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है, डियरनेस अलाउंसेस दी जाती है। तो ये दो पार्ट जो होते हैं इसे मिलाकर हम कहते हैं वेजेज, बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब वेजेज पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नेचुरली एवरी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका जो भी नाम हो। फैक्ट्री में फैक्ट्री के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई दूसरा अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो तो ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयर फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट। रेलवे में पर्सन नॉमिनेटेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट एरिया। तो हर डिपार्टमेंट पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा ऑथराइज होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेमेंट ऑफ वेजेज के लिए।
और अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयर होता है, जो ओन करता है उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस एस्टेब्लिशमेंट को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उस केस में पर्सन अपॉइंटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर हु इज डायरेक्टली अंडर हिज चार्ज, और बाकी केसेज में ए पर्सन अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर। तो बेसिकली एम्प्लॉयर की ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भले ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों के साथ भी शेयर हो, जैसे एचआर डिपार्टमेंट के साथ या मैनेजर के साथ या डायरेक्टर के साथ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के लिए कि जो फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड्स होगी वो किसी भी हालत में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट ए वेज पीरियड मस्ट नॉट एक्सीड 1 मंथ। मतलब आपकी जो मजदूरी दी जाएगी वो किसी भी हालत में 1 महीने से ज़्यादा नहीं लंबी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हो हम 2 महीने में सैलरी देंगे, 3 महीने में देंगे, 6 महीने में देंगे। मतलब हर महीने के बाद आपको सैलरी देनी ही है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप जून महीने की बात करोगे तो जून महीने की खत्म होने के बाद आपको जुलाई में उनको सैलरी दे देनी है, और उसके बाद किस डेट तक देनी है इसकी भी बात की गई। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि वेज पीरियड शुड बी नॉट एक्सीड 1 मंथ। तो मैक्सिमम वेज पीरियड इज 1 मंथ। 1 मंथ से ज़्यादा उसे आप डिले नहीं कर सकते हैं पेमेंट को। हाँ, आप 15 दिन पे भी दे सकते हैं, आप वीकली भी दे सकते हैं, डेली भी दे सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो, बट ये किसी भी कंडीशन में 1 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अच्छा, इसके बाद वो तो पीरियड की बात हो गई। अब टाइम क्या है पेमेंट ऑफ वेजेस का, मतलब किस डेट को की जाती है, तो इसके बारे में स्पेसिफिक अरेंजमेंट किया गया है इस एक्ट में। इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट और इन रेलवे, वेजेस टू बी पेड बिफोर 7th डे। मतलब अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल आपको दूँ कि अगर आप जून के महीने में आपने काम किया है तो आपको 7 जुलाई तक सैलरी मिल जाएगी अगर वहाँ 1000 से कम लोग काम करते हैं, और अगर 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपको 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक सैलरी मिल जाएगी। तो बस 2 कंडीशन इसमें है, वेजेस टू बी पेड बिफोर 7th डे इफ द पर्सन एम्प्लॉयड इज और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस देन 1000 पर्सन, और वेजेस टू बी पेड बिफोर 10th डे इफ द पर्सन एम्प्लॉयड मोर देन 1000। तो मतलब किसी भी कंडीशन में 10 तारीख के आगे तो नहीं जा सकती है, और वो भी तब अगर 1000 से ज़्यादा हो, अदरवाइज 7 तारीख तक आपको सैलरी देनी है। तो अगर हम इसको इस तरह से समझे कि किसी बंदे ने जून के महीने में काम किया है तो उसकी जून की सैलरी जुलाई में मिलनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि 30 दिन के बाद उसको मिल जानी चाहिए, और जुलाई में भी किस तारीख को मिलेगी, 7 तारीख तक को, अगर 1000 से कम हो, और 1000 से ज़्यादा हो तो 10 तारीख तक। इस चीज़ को हमें ध्यान से रखना है। अगर किसी की नौकरी से हटा दिया जाता है तो उस केस में उनके वेजेस का क्या बनेगा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकंड वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑन विच द एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। तो मतलब अगर आज उसे नौकरी से हटाया गया है तो कल शाम तक उसे सैलरी दे दी जानी चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फॉर एनी रीजन अदर दैन ए वीकली और अदर रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे, ए वेजेज मस्ट बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकंड डे फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। तो ये सीधी बात है कि नौकरी हटने के अगले दिन तक उसे सैलरी मिल जानी चाहिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एग्जम्पशन बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बना सकती है कि उसे लगता है कि नहीं ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, तो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वेजेज आर टू बी पेड ऑन ए वर्किंग डे। मजदूरी जब भी आपको पे करनी है तो काम के दिन करना है, ऐसा नहीं कि आपने संडे को बुला लिया, किसी छुट्टी के दिन बुला लिया। सो ऑल पेमेंट्स ऑफ वेजेज मस्ट बी मेड ऑन ए वर्किंग डे। एक्सेप्शनल प्रोविजंस हो सकते हैं बट वो गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो, अदरवाइज आपको जब भी पेमेंट करना है तो वर्किंग डे में ही उसे पे कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन सी ऑल वेजेज मस्ट बी पेड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इन करेंसी क्वाइन। तो पहले ये जब एक्ट बनी थी तो उस समय क्वाइन की बहुत वैल्यू होती थी, इसलिए करेंसी क्वाइंस की बात की गई है। और करेंसी नोट्स, जो करेंसी नोट्स होते हैं 100 के, 1000 के, 500 के, और बोथ या दोनों में दी जा सकती है। आफ्टर रिटन ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इट मे बी पेड वेजेज आइदर बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेजेज इन हिज बैंक अकाउंट। अब ये ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब या तो आप उसे कैश भी दे सकते हो, या उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हो, या उसे चेक दे सकते हो। ये 3 तरीके हो सकते हैं। तो आप बोलोगे इसमें क्या सरप्राइजिंग क्या बात है, ऐसे ही मिलना चाहिए? नहीं, कई बार ऐसा होता था काइंड में देते थे। अगर कोई बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आपने उसे 10 किलो बिस्किट दे दिया, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते हो आप, पार्टली या फुल्ली। आपको जब भी पैसे देने हैं तो करेंसी में दोगे या उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब इस एक्ट में डिडक्शन की बात की गई है, कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो सैलरी से पैसे काटे जा सकते हैं। एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन टू द एम्प्लॉयर और हिज एजेंट फॉर मस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए डिडक्शन फ्रॉम वेजेज।
तो कोई भी काम करने वाला बंदा अगर कोई भी पैसे वो देता है एम्प्लॉयर को तो उसे डिडक्शन ही माना जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को पैसे जा रहे हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे उसकी अगर इंक्रीमेंट रोक ली गई है, या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या उसे डिमोशन कर दिया गया है, या सस्पेंड हो गया है, तो इस केस में नहीं माना जाएगा कि वो डिडक्शन हो जाए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये डिसिप्लिन का प्रोसेस है। अदरवाइज वो जो भी कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर को तो उसे माना जाएगा डिडक्शन। तो हमें ये देखना है कि कौन से डिडक्शन अलाउड है, कौन से अलाउड नहीं है। डिडक्शन मेड बाय द एम्प्लॉयर मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ओनली एंड दीज आर एज फॉलोज। मतलब इस एक्ट के अंदर आप जो डिडक्शन कर सकते हैं वही अलाउड है। इसके अलावा अगर डिडक्शन करते हैं तो वो अनऑथराइज हो जाएगा और उस पर एम्प्लॉयर के खिलाफ एक्शन ली जा सकती है। जैसे सबसे पहले तो फाइन होता है। फाइन के लिए आपको इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें यह कहा गया फाइन का नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ फाइन मस्ट बी डिस्प्लेड इन द वर्क प्रीमाइसेज। जब भी किसी को फाइन लगता है तो नोटिस बोर्ड पर उसकी इंटीमेशन होनी चाहिए। अब एम्प्लॉइज़ को मौका दिया जाना चाहिए कि भाई आप पे जो फाइन लग रही है आप उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहते हो। और किसी भी हालत में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन, अमाउंट ऑफ फाइन मस्ट बी 3% ऑफ हिज वेजेज मैक्सिमम। मतलब किसी भी हालत में उसकी सैलरी से 3% से ज़्यादा वेजेस नहीं, वेजेस की 3% से ज़्यादा फाइन नहीं ली जा सकती है। तो अगर उसकी 1000 रुपये की सैलरी होगी तो कितने हो जाएंगे उसके, 30 रुपये से ज़्यादा, उससे ज़्यादा उस पर फाइन नहीं लगाया जा सकता है। और फाइन जो बंदे 15 साल से कम के हैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में 14 ईयर से ऊपर के बच्चे काम कर सकते हैं, तो जो 14 से 15 के बीच के एम्प्लॉई है उस पर फाइन नहीं लग सकता है। और फाइन केवल एक ही बार लग सकता है। मतलब एक बार का मतलब क्या हुआ, एक सैलरी पीरियड में। फाइन शुड नॉट बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। फाइन को आपको इंस्टॉलमेंट्स में नहीं कलेक्ट करना होता है, और फाइन को आपको 60 डेज में रिकवर कर लेना होता है। एंड फाइन लगती क्या क्यों है एम्प्लॉइज पे, इम्पोज ऑन द डे एक्ट और ओमिशन मेड बाय द एम्प्लॉय। कोई उसने अगर गलती की है या उसने गलत काम किया है तो उस दिन उस पर फाइन लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि आप 1 साल के बाद उस पर फाइन लगा रहे हो। इफ क्रेडिटेड टू कॉमन फंड यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। और ये जो पैसे फाइन के होते हैं उसको वो प्रॉफिट में नहीं रख सकता अपना, वो एक कॉमन फंड में जाती है और उस फंड से एम्प्लॉइज की बेनिफिट में उस पैसे को खर्च किया जाता है। ये फाइन की बात हो गई। इसके अलावा डिडक्शंस दूसरे तरह के होते हैं। जैसे कोई बंदा नहीं आया, छुट्टी नहीं ली उसने और फिर नहीं आया, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, तो इट मस्ट बी डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द 1 डे और फॉर एनी पीरियड। 5 दिन आप नहीं आए तो आपकी 5 दिन की सैलरी कट सकती है। या दूसरी कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय रिफ्यूजेस टू वर्क विदाउट प्रॉपर रीजन। वो काम नहीं कर रहा, काम की जगह पर आ गया है और फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो उसे मान लिया जाएगा कि वो एब्सेंट है और उसकी सैलरी काटी जा सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कोई नुकसान पहुंचाया हो, डैमेज किया हो, लॉस किया ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर आपकी सैलरी कट सकती है। So before that, opportunity is given to explain reason और cause for the damage or loss happened। उसके लिए मौका दिया जाता है कि भाई आपने जो डैमेज किया वो क्या, वो आपकी गलती थी, एक्सीडेंट था, क्या था। डिडक्शन अमाउंट मस्ट नॉट बी एक्सीड दैन वैल्यू और अमाउंट ऑफ डैमेज। अगर मान लो उसने किसी कंप्यूटर सेट को उसने डैमेज कर दिया हो तो उसकी जो प्राइस होगी उससे ज़्यादा उस पर डैमेज नहीं लगाया जा सकता, उस पर डिडक्शन नहीं की जा सकती है सैलरी की। ऑल डिडक्शन एंड रियलाइजेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर टू बी केप्ट बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और जो भी पैसे उससे डिडक्ट किए जा रहे हैं और उसकी जो वसूली की जा रही है उसके सारे रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस सारी चीज़ों के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। इसके अलावा कुछ डिडक्शन होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। जैसे हाउस अकोमोडेशन दिया गया है, बहुत अच्छा आपको रहने के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दिया गया है जिसकी मार्केट की रेंट मान लो 10,000 रुपये है, तो एम्प्लॉयर चाहे तो आपसे 500 रुपये, 1000 रुपये ले सकता है। डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ द हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। हाँ, अब वो हाउस अकोमोडेशन की मार्केट प्राइस 5,000 रुपये रेंट और आप 6,000 ले रहे हो तब वो नहीं अलाउड है, बट हाँ उससे आप कम ले सकते हो। उसके अलावा डिडक्शन फॉर एमिनिटीज एंड सर्विसेज, अलग अलग तरह की एमिनिटीज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज हो, फूड की सर्विसेज हो, तो उसके बदले कुछ अमाउंट डिडक्ट की जा सकती है उनकी सैलरी से। डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द एमिनिटीज एंड सर्विसेज। बट इसमें वही कंडीशन है, आप जो एमिनिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उससे ज़्यादा की आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेज, अगर किसी तरह की एडवांस पेमेंट ली है, जैसे नौकरी के पहले उसने कोई पैसे ले लिए हैं, तो भाई उसकी जो सैलरी पहली मिलती है उससे आपकी रिकवरी होती है एडवांस की। और ये जो अमाउंट ऑफ एडवांस लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए दी जाती है तो वो रिकवर नहीं होती है। उसके अलावा लोन्स अगर आप लेते हैं, कई तरह के लोग लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो एम्प्लॉयर कैन मेक डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स
with interest made from any fund constituted for the welfare of the labor in accordance with the rules। और इसके लिए सिस्टम है जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, उसके हिसाब से रिकवरी की जाती है लोन्स की। हाउस बिल्डिंग के लिए आपने लोन लिया है तो उससे आपकी रिकवरी की जा सकती है। इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए रिकवरी की जा सकती है। अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है जो आपको इनकम टैक्स लगेगा तो डिडक्ट की जा सकती है। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ है और उसके हिसाब से आपके वेजेस से कुछ पैसे कटते हैं तो वो डिडक्शन की जा सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आप मेंबर बनते हो तो उसके लिए डिडक्शन की जा सकती है, जैसे कि एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई हो, एम्प्लॉइज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। इंश्योरेंस स्कीम के पेमेंट के लिए आपसे सैलरी से डिडक्शन की जा सकती है। कोई सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसमें डिडक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड कंस्टिट्यूटेड बाय एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन और हिज फैमिली और बोथ एंड इट इज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए की जा सकती है। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ द फी पेबल बाय हिम फॉर मेंबरशिप ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप के लिए आपको फी लगती है, उस फी से के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप कैश दोगे, आपकी सैलरी से डिडक्ट हो सकती है। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जैसे अभी कोविड आया इस तरह की सिचुएशन में तो आपकी सैलरी से डिडक्शन हो सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। लेकिन इसमें कंडीशन बनी हुई, लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि आपकी पूरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। इन केस वेयर सच डिडक्शंस आर होलली और पार्टली मेड फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 75% ऑफ द मैक्सिमम और अदरवाइज 50% ऑफ द मैक्सिमम वेजेज जो है आपकी डिडक्ट हो सकती है हर महीने की। इससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं की जा सकती है एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। अब इसके बाद लास्ट में ये प्रोविजन किया गया मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर की। एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर इन द फॉलोइंग मैटर, जहाँ पे डिटेल्स होंगे कि कितने लोग काम करते हैं, वो किस तरह का काम करते हैं, उनको मजदूरी कितनी दी जाती है, उनकी मजदूरी से कितने डिडक्शन किए गए हैं, और उसके बाद उनको रिसीट्स जो दिए गए हैं उसकी डिटेल्स होती है। उसके अलावा बाकी पार्टिकुलर्स होते हैं, और ये जितने भी रजिस्टर रिकॉर्ड होते हैं कम से कम 3 सालों तक मेंटेन करने होते हैं, प्रिजर्व फॉर 3 ईयर्स। और कोई इंस्पेक्शन करने के लिए लेबर अथॉरिटी आता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी आती है, तो वो कभी भी अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अवेलेबल नहीं, वो आपने गुम कर दिया। सो टुडे वी डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। इसके हमने सारे मेन प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया। अगले स्लाइड्स जो हम दिखाएंगे तो उसमें हम कुछ और एक्ट्स की बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस lecture. Thank you very much. See you in my next class. Thank you. Thanks.